मुमताज भाई। एक बार मैं चाहूंगा कि आप मोबाइल बंद करके और फिर से करें, क्योंकि वो हो जाता है, तब तक मैं राशिद भाई से वो कर लेता हूँ। एक बार ठीक बंद ठीक करके ठीक आप ठीक ठीक जनरल ठीक साहब थोड़ा सा कर लें, तो ठीक है ताकि, मैं कर। क्योंकि बहुत वो रहा है। जी जी, आवाज आती ठीक, भी है साहब, फिर वो कट जाती जी। ओके तो मैं बहरहाल करता हूँ। मैं राशिद रिजवी साहब, मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से इजराइल के अंदर जो लोग भाग रहे हैं, जो खबर को लेकर के अभी रिपोर्ट भी आई थी कि साहब हालात जो हैं वो ऐसे हो रहे हैं कि ईरान बहुत पावरफुल हो रहा है। फिर अगर आईडीएफ ने मान लीजिए ये रिपोर्ट दे दी कि कोई अटैक कर सकता है, कोई हमला कर सकता है, तो ये भी अपने आप में एक, अगर आईडीएफ कह रहा है तो जाहिर सी बात है वो झूठ है, सही है, कुछ है। लेकिन अगर इस तरह की रिपोर्ट आती है तो जो इजराइल के अंदर लोग हैं उनमें तो खौफ पैदा होता है। वो तो डरते हैं कि साहब हम तो सेफ नहीं है। अगर ये रिपोर्ट आए कि साहब आयरन डोम, और आयरन डोम के लिए ये नहीं कि ईरान कह रहा है या कोई और कह रहा है, बल्कि अमेरिका के आए थे सेनेटर, उन्होंने दौरा करते हुए उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि जिस तरह की मिसाइलें, तो ऐसे में वहां से लोगों का तेजी से निकलना, तो ये तो इजराइल के लिए बहुत ही खतरनाक। कहा तो इजराइल लोगों को लाने की बात कर रहा है, लोग छोड़ करके जा रहे हैं। देखिए मुमताज भाई, कुछ चीजों में इसराइल सेल्फ गोल कर रहा है खुद ही। इस तरह की स्टेटमेंट जो है इसराइल के अवाम के अंदर डर पैदा करते हैं, और जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा डरपोक कौम यही होती है जो मरना नहीं चाहती। इनके अंदर लड़ने की क्षमता नहीं होती, या तो सरेंडर कर देते हैं या पैर पकड़ के बैठ जाते हैं ये, या फिर मजबूत होते हैं तो मारते हैं ये। इनके अंदर बीच से कोई रास्ता नहीं है, या टांग खींचते हैं या टांग पकड़ते हैं बस। तो ये डर तो पैदा है उनके अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है। कि ईरान वाला उन्होंने हमला देखा था, और ईरान वाला हमला देखने के बाद उनको इजराइल सरकार के ऊपर से भरोसा उठ गया कि आपने जो बताया कि इजराइल फुल प्रूफ है, इजराइल को परिंदा नहीं मार सकता, तो वो वहम खत्म हो गया इजराइल का। और ये इजराइल के लिए बहुत नुकसानदेह हुआ है। ऐसा नहीं कि बहुत फायदेमंद हुआ है, इजराइल के लिए बहुत नुकसानदेह है इजराइल के लिए। इजराइल इससे बहुत परेशान है कि उसकी जो एक छवि के ऊपर एक दाग लग गया। ईरान का पल्ला भारी है, पर है ना ईरान। और जितने दिन ईरान जंग नहीं करेगा उतने दिन तक इजराइल के ऊपर प्रेशर बना रहेगा। बीच में इजराइल बहुत उतावला हो रहा था हमला करने के लिए, बार बार अमेरिका से सपोर्ट मांग रहा था। वो जानता है कि अकेले कुछ कर नहीं सकता वो, तो सपोर्ट मांग रहा था वो। लेकिन क्या हुआ, अमेरिका उस कंडीशन में था ही नहीं, क्योंकि उसके अंदरूनी हालात सही नहीं थे, अर्थव्यवस्था डिस्टर्ब थी, प्लस उसने एक फ्रंट खोल के रखा हुआ है वेनेजुएला की तरफ, वेनेजुएला वाला। तो अमेरिका तो अभी ईरान के बारे में कुछ सोच भी नहीं सकता, जंग करने की बात छोड़ गया। ईरान के बारे में वो इस मसले में सोच भी नहीं सकता कि हम उसको उस पर हमला करना है। और वो जानता है कि हमारा एक हमला हमारे लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है, ये भी वो जानता है। इसलिए अमेरिका तो कुछ कोई गलती करेगी नहीं। और रही बात, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि अमेरिका भी मिसाइल के जद में है, रशिया के भी और ईरान के भी और नॉर्थ कोरिया के भी। देखिए अमेरिका कोई ऐसा काम नहीं करेगा कि जिससे उसके ऊपर कोई हमला हो। मुमताज भाई, चाहे अमेरिका रहा हो चाहे इसराइल रहा हो, इन्होंने हमेशा कमजोरों में हमला किया है, किसी मजबूत में हमला नहीं किया इन्होंने। हमेशा कमजोरों में हमला किया है। इराक में हमला किया इन्होंने, वो ठीक है, सद्दाम हुसैन तेज तर्रार राष्ट्रपति था, आर्मी का था, उसके पास युद्ध के हुनर थे, ये सब कुछ सही है। लेकिन उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। लीबिया के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, सीरिया के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। इन लोगों के पास, किसी के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, और इनके पास टेक्नोलॉजी थी। इन्होंने हमला किया, उन लोग को मारा, खत्म किया। सब कमजोर लोग थे। अगर आप ये उम्मीद करेंगे कि अमेरिका टर्की से, अमेरिका रशिया से, अमेरिका चाइना से हमला कर सकता है, युद्ध कर सकता है, तो ये कभी जिंदगी में नहीं होगा।
ये सोचने वालों के लिए सिर्फ ख्वाब है, हकीकत से दूर दूर से वास्ता नहीं है, क्योंकि अमेरिका जानता है कि अगर हम किसी मजबूत को हमला करेंगे तो उसका जवाब मजबूत जरूर देगा, जिससे हमारा नुकसान होगा। वो तो चाहता नहीं कि उसके यहाँ एक दीवार भी गिरे। यहाँ पर तो फिर उसका पूरे के पूरे उसके महल गायब हो जाएंगे, शहर के शहर गायब हो जाएंगे। तो ये चीज अमेरिका कभी नहीं चाहता। अमेरिका राजा बना रहना चाहता है, वो उसको चाहे बोलना पड़े चाहे खामोश रहना पड़े। अपने आप को राजा सिद्ध करने के लिए अगर उसको खामोशी लगता है जरूरी है तो वो खामोश रहेगा, वो कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन बात फिर वहीं पर घूम के आ जाती है कि कब तक इजराइल को वो इग्नोर करता रहेगा। और ये आज नहीं तो कल इजराइल अमेरिका को कुदा देगा ईरान के सामने, किसी भी हाल में, चाहे इजराइल को डायरेक्ट खुद हमला करना पड़े। इजराइल हर जगह अपना फ्रंट खोले सिर्फ इसीलिए है कि कम से कम हमको इसी नाम से वोट मिल जाएगा, कम से कम हमको इसी वजह से कोर्ट से थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाएगी। और ये फैक्ट है, अगर गाजा वाला मैटर नहीं होता तो अब तक नेतन्याहू मुमताज साहब जेल में होते। जी मुमताज भाई। ये तो है, लेकिन जनरल साहब, जो राशिद रिजवी साहब कह रहे हैं कि साहब वो बचने के लिए, या ये बिल्कुल इनका सही तज्जिया है, ये तो है, लेकिन जाहिर है कि नुकसान बहुत हो रहा है इजराइल का। इजराइल पूरी तरह से दाखिली सतह पर टूट चुका है अगर देखा जाए तो। वहां पे सारी इंडस्ट्री जो है, कारोबार, जो वहां पे ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, ये सब वहां पे बिल्कुल से वो बिल्कुल बैठ गई है। ऐसे में ये बुनियाद क्या होगी? क्या इनको लग रहा है कि हम गाजा पे पूरी तरह से कब्जा कर लेंगे? क्या आपको कहीं दिखाई? मैं तो नहीं देख पा रहा हूं कि ये गाजा पे जैसे ही चाहते हैं होल्ड कर लेंगे। मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है, और ये तो चाइना भी नहीं चाहेगा, रूस भी नहीं चाहेगा। अभी आप देखिए, अभी जब मैंने स्टार्ट किया था तो जो सीरिया के अफसरान हैं, वहां के ग्रुप है, डेलीगेशन, वो मास्को पहुंचा हुआ है, वो बातचीत कर रहा है वहां के अफसरान से। अब ये रूस का, अच्छा ये पहली बार नहीं है, खुद जोलानी वहां जा चुके हैं। अब ये जाहिर है ये कोई अमेरिका की भला के लिए तो रूस काम नहीं कर रहा है, इजराइल के लिए भला के लिए तो रूस काम नहीं कर रहा है। जोलानी किसके लिए कर रहे हैं, क्या, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि क्या मामला है। आप थोड़ा सा अगर हो सके तो डालें, किसके है क्या ये, लेकिन मतलब जी। देखिए, जब जुलानी ने ऑफेंसिव किया था अपना, आवाज आ रही मेरी आपको? अभी मुमताज भाई आवाज आ रही? जावेद भाई, आपका माइक जो है वो डिसलोकेट है, वो थोड़ा सा लोकेशन पे रहेगा तो आवाज साफ आएगी। डिसलोकेट हो रहा है आपका। मुझे पता नहीं, मैंने इस तरह से करके अभी कुछ सुनाई दे रहा? अभी ठीक है। हाँ, देखिए, मैं जैसे सीरिया के ऊपर भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि सीरिया में जब से अल शरा की गवर्नमेंट आई है और जिस मैनर में ये आई है, कई बार ऐसा लगता है कि इसको फैसिलिटेट किया गया है। यहाँ पे जिस तरह से लाया गया है, इन्हें फैसिलिटेट किया गया, और जो रशिया की बेसिस वहां पे कायम रही, और रशिया के साथ ये अपने रिश्ते वहां पे सुधार रहे हैं। इन्होंने अमेरिका के साथ भी रिश्ते रखे, लेकिन इनको सबसे बड़ी जो पॉलिटिकल बैकिंग है वो तुर्की की तरफ से हासिल है। तो इस सिचुएशन के अंदर जो सीरिया की सिचुएशन है, हर मुल्क अपने हालात, अपनी जो पॉलिटिकल सिचुएशन और जो उसकी इंटरनल कंडीशन है, उसकी बेसिस पे अपने मुल्क के फैसले करता है। जैसे मैं कहता रहा हूं कि आज के टाइम पे सीरिया फ्रेगमेंटेड है। सीरिया के अंदर तकरीबन 1/4 इलाके के ऊपर कुर्दों का कंट्रोल है, और वहां पे अमेरिका की फौज काबिज है जो उनकी मदद कर रही है। इसके अलावा जो साउथ का इलाका है जहाँ पे द्रूज रहते हैं, उस काफी इलाके के अंदर इजरायली आ गए हैं,
और वो सीरिया की इंटरनल सिचुएशन में इंटरफियरेंस कर रहे हैं। और उन्होंने जो असद के टाइम पे सीरिया के मिलिट्री वेपन से शरा के आने के बाद उन सबको खत्म कर दिया है। इसके अलावा जो सीरिया है वहां के लाखों लोग बेघर हैं, इंटरनली डिस्प्लेस्ड हैं और बहुत सारे मुल्क छोड़ के चले गए हैं। तो जो इसकी पहली सिचुएशन है, जो पहली प्रायोरिटी है, वो ये है कि अपने मुल्क में एक स्टेबिलिटी लेके आए और जो एरियाज कुर्दों के या द्रूज के या इजरायलियों के कब्जे में है उन्हें मिला के सीरिया के अंदर एक स्टेबिलिटी लाए और उसके साथ साथ अपनी दिफा की तैयारी करे। फिलहाल इसका ये मुझे ऑब्जेक्टिव नजर आता है जितने भी ये अपने एक्शन ले रहा है। इसमें क्योंकि असद के ऊपर बहुत सारी सैंक्शंस लगा रखी थी अमेरिका ने और वेस्टर्न नेशंस ने, तो इसके लिए ये बहुत जरूरी था कि उन सैंक्शंस को हटवाया जाए। जब तक वो सैंक्शन नहीं हटती तो नॉर्मल कारोबार सीरिया के अंदर शुरू नहीं हो सकता था। तो ये फिलहाल उन कोशिशों में लगा हुआ है कि अमेरिका के, यूरोप के, रशिया के और जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, चाहे उसमें सऊदी अरब हो चाहे कतर हो, इन सब के साथ अपने रिश्ते सुधार के अपने देश को एक करके वहां पे स्टेबिलिटी लाए। ये फिलहाल मुझे उस रास्ते पे चलता हुआ दिखाई देता है। क्या इसका इजराइल के साथ कन्फ्रंटेशन होगा? आने वाले वक्त में बिल्कुल होगा। इसीलिए इजराइल इसको स्टेबलाइज करने का मौका नहीं देना चाहता। उसे लगता है कि अगर ये स्टेबलाइज करके ले गया तो ये और तुर्की के साथ मिलके इजराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। इसीलिए इजराइल चाहता है कि वहां पे ये सिचुएशन डिस्टेबलाइज रहे। और वो ये भी चाहते हैं कि जो कुर्द हैं उनका एक समझौता हो गया था इस अल शरा की गवर्नमेंट के साथ कि वो इसके साथ मिल जाएंगे और अपनी फौजें भी इसमें दम कर देंगे और यूनिटी का, लेकिन वो उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। उसके ऊपर काफी रिफ्ट चल रही है। तो फिलहाल ये सिचुएशन है। आज की तारीख में सीरिया इस पोजीशन में नहीं है कि वो मिलिट्रीली इजराइल को कन्फ्रंट करे। आज की तारीख में तुर्की भी इस पोजीशन में नहीं है फिलहाल कि वो डायरेक्टली उसे कन्फ्रंट करे, लेकिन ये अपनी मिलिट्री प्रिपरेशन कर रहे हैं दोनों, जिससे कि इजरायली थिंकर्स को ये खतरा है कि अगर इन्हें ज्यादा मौका दिया गया तो ये एक बड़ी फोर्स बन के उभरेंगे। ईरान के साथ तो दूरी थी, ईरान को इजराइल तक पहुंचने के लिए इराक से और सीरिया से गुजरना होता, जो कि 1,500-2,000 किलोमीटर का बॉर्डर पड़ता है। लेकिन यहाँ तुर्की की फोर्सेस सीधे इजराइल के बॉर्डर पे पहुंच जाएंगी। और तुर्की मेडिटेरेनियन सी के अंदर भी है, अपनी नेवी को भी मजबूत कर रहा है और तुर्की की प्रेजेंस लीबिया के अंदर भी है। तो वो कई तरफ से इजराइल को यहाँ पे घेर सकता है। लेकिन जो तुर्की का अपना कैलकुलेशन है, उसे ये लगता है कि अगर इस स्टेज पे उसने डायरेक्टली इजराइल को कन्फ्रंट किया तो पूरी अमेरिकन और यूरोपियन फोर्सेस के साथ भी उसको सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए लॉन्ग टर्म के लिए जो मैं इजरायली कमेंटेटर्स को सुनता हूँ, उन्हीं की जबान में मैं ये कह सकता हूँ कि वो लॉन्ग टर्म के लिए इजराइल को कन्फ्रंट करने की तैयारी कर रहा है। तो जो आपने सीरिया के ऊपर सवाल पूछा, तो मेरा फिलहाल ये असेसमेंट है कि तुर्की भी अपनी मिलिट्री तैयारी कर रहा है, सीरिया अपनी स्टेबिलिटी कायम करने की कोशिश कर रहा है, अपने देश को एक करने की कोशिश कर रहा है। और ये करने के बाद, और इन्हें कम से कम मेरी नजर में इस काम को कंप्लीट करने के लिए 5 साल का वक्त चाहिए। मेरी नजर में 5 साल के अरसे तक ये कोशिश करेंगे कि हम अपनी तैयारियां मुकम्मल करें और उसके बाद जैसे सिचुएशन डेवलप होती है उसके हिसाब से ये फैसला करेंगे। और जैसे राशिद भाई भी बता रहे थे कि देखिए अभी इजराइल के लिए सिचुएशन बड़ी तशवीशनाक है। एक तो सबसे बड़ी चीज ये है कि वो अपने किसी भी हरीफ से जिनसे उनकी जंग चल रही थी
उनके ऊपर कोई डिसाइसिव मिलिट्री विक्ट्री हासिल नहीं कर पाए। उनके जितने भी ऑब्जेक्टिव थे, ना ही हुतीस के खिलाफ, ना ही हिजबुल्लाह के खिलाफ, और खास तौर से हमास के खिलाफ 2 साल तक अपनी मुकम्मल कोशिश करने के बावजूद अगर वो उन्हें नहीं हरा पाए, तो ये इजरायली मिलिट्री और इजरायली थिंकर्स के लिए ये बड़ी तशवीश की बात है। और आने वाले टाइम पे जैसे जैसे वक्त बीतेगा, ये जो रेसिस्टेंस ग्रुप हैं या ये जो कंट्रीज हैं, ईरान या तुर्की, ये बेहतर पोजीशन में है अपनी ताकत मजबूत करने के इजराइल के मुकाबले में, क्योंकि इजराइल का जिस तरह से नुकसान हुआ है और जिस तरह से उसकी मिलिट्री का मोराल डाउन हुआ है कि एक छोटी सी फोर्स को एक छोटे से खित्ते के अंदर वो नहीं हरा पाए, उसका उनके ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ा है। अभी तक पिछली बस किसी आगे भी जंग पीछे में जनरल साहब थोड़ा सा आगे पीछे हो तो आवाज जो है, हाँ मतलब आवाज बिल्कुल अच्छी नहीं आ रही, हमें भी नहीं अच्छी लग रही, तो दूसरों को क्या अच्छी लगेगी बेचारों को, बेचारे शिकायत कर जी। अब आप अब मैं बातें क्या बड़ी अच्छी है करूं? तो हाँ, बहुत आज डिस्टर्ब हो रहा है। जी जी, चलिए मैं इसे कोशिश करूंगा दिखाने हाँ की अपने ठीक है ठीक है बच्चे ठीक बच्चों है, को कि क्या हाँ ठीक प्रॉब्लम है है। ठीक ठीक है ठीक हाँ, है ठीक है। अब हाँ, तो देखिए मैं यही अर्ज कर रहा था कि इस खित्ते के जो भी ये मुल्क है, हमास हो, हिजबुल्ला हो, हुती हो, ईरान हो या तुर्की हो, और ये किसी मेन वो एडवर्सरी हैं जो इसराइल के एडवर्सरीज हैं। फिलहाल ये जंग नहीं कर रहे, ये अपनी पीछे अपनी पीछे रहिए, तैयारी। पीछे थोड़ा सा। हाँ, ये फिलहाल हाँ अपनी अपनी तैयारियों में ये मुल्क यही लगे तो हुए हैं बिल्कुल, हाँ जी। और ये फोर्सेस लगी हुई है, मेरा ऐसा मानना है। और इसराइल के अंदर ये जो इतनी इस तरह की पोस्चरिंग हो रही है, ये बेसिकली नेतन्याहू के पॉलिटिकल कैरियर के लिए हो रही है। देखिए कोई भी देश जब कोई जंग करता है तो वो उसके देश के हितों का ख्याल रख के करता है। यहाँ पे अभी इजराइल के हितों का ख्याल नहीं है, यहाँ पे नेतन्याहू के पॉलिटिकल कंसिडरेशन, उसकी पॉलिटिकल लिगेसी, उनकी बेसिस पे जो इजरायली गवर्नमेंट है वो आज की तारीख में अपने फैसले ले रही है, जिसकी वजह से वो इस तरह के बयानात देते रहते हैं कि ईरान पे हमला कर देंगे या ये कर देंगे, लेकिन ये पॉसिबल है नहीं। मेरी नजर में इजराइल को इसकी बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी अगर वो ईरान के ऊपर हमला करते हैं, और मुझे ऐसा लगता भी नहीं कि वो हमला करेंगे। मेरी नजर में ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मैसेजिंग है इजरायली अवाम के लिए। जी मुमताज भाई। सही है जो आपने तज्जिया किया, और ये हम इस पे इसीलिए नज़र रख रहे हैं, लेकिन सिचुएशन जो है वो है बड़ी क्रिटिकल। राशिद रिज़वी साहब, मैं आखिर में चाहूँगा, सदारती तकरीर तो करेंगे जनरल साहब, लेकिन आखिर में मैं चाहूँगा कि पूरी जो सिचुएशन है, क्योंकि हम गाज़ा पे शायद बात नहीं कर पाए हैं। गाज़ा के हालात अब भी अच्छे नहीं हैं, वहाँ जिस तरह से बारिश है, सब कुछ है। और बार-बार वहाँ के हमास और एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहा है कि कम से कम जो 3 सालिस मुल्क रहे हैं, मीडिएटर रहे हैं, कतर, तुर्की और ये मिस्र, तो इनको आगे आकर के कम से कम जो वहाँ पे दवाएँ खत्म हो गई हैं, वहाँ पे फिर खाने का किल्लत है, यूएनओ भी कह रहा है, तो उनको कम से कम अब आना चाहिए कि भई ट्रकों को जाने दिया जाए, सब कुछ हो गया है। आज ग्रेटा थनबर्ग जो है इस पे धरने पे भी बैठ गई इसी चक्कर में। ये मैं आपको तस्वीर भी वो दिखा देता हूँ। देखिए ये ग्रेटा थनबर्ग की यही धरने पे है, लंदन में। मुमताज भाई, जेनोसाइड बदला है। जेनोसाइड चल रहा है, तरीका बदला है। अभी तक तो बारूद से मार रहे थे, अब बिना इलाज के मारना है, भूखे मारना है, ठंड से मारना है। तो जेनोसाइड का तरीका बदला है, जेनोसाइड नहीं खत्म हुआ है, वो चल रहा है, रेगुलर चल रहा है। और अभी आप ग्रेटा थम्बा का दिखा रहे थे, ऑस्ट्रेलिया से भी एक काफिला चल गया है, फोटोला के नाम से, ऑस्ट्रेलिया से। उसने कहा है कि हम अपने रसद पहुंचाएंगे। कुछ दिन पहले टर्की अपना एक बड़ा शिप लेके निकला है,
कई 100 टन माल लेकर के। अभी तक वो पहुंचा नहीं पहुंचा, कोई रिपोर्ट नहीं है। ये था कि 8 से 10 दिन में पहुंच जाएगा। उस दिन का वेट कर रहे हैं, वो पहुंच पाएगा नहीं पहुंच पाएगा, उसको पहुंचने देंगे कि नहीं पहुंचने देंगे, क्या करेंगे। अभी इसकी रिपोर्ट जब आएगी हम आपको बताएंगे। गाजा के वालों के हालात तो खराब हैं, बहुत खराब हैं। अब गाजा वालों पे हम लोग बात करते करते खुद ही अपने आप को वैसे ही महसूस करने लगे हैं, ऐसा गाजा वाले महसूस कर रहे हैं। और दूसरी तरफ लेबनान को दूसरा गाजा बनाने की पूरी प्लानिंग में बैठा हुआ नेतन्याहू आए दिन हमला करता है, आए दिन। सीज फायर है, कैसा सीज फायर है? जब सीज फायर हो गया था तो आप कैसे हमला कर सकते हैं? लेकिन वो रेगुलर हमला करता जा रहा है। हिजबुल्लाह को सीज कर दिया गया, फायर करने की परमिशन इनको दे दी गई। और हम आपसे बार बार कहते आए हैं, कम से कम 4-6 महीने से कहते आ रहे हैं कि सीरिया का कब्जा हो जाना, लेबनान में हिजबुल्लाह का कमजोर होना। अब आप बताइए उसके बाद से अगर एक भी हमला किया हो लेबनान ने, इसराइल हिजबुल्लाह ने। सीरिया कब्जा हो जाना, कमजोर हो जाना इसका है। अच्छा, ये रशिया बार बार भाग के जाते हैं, ये सिर्फ ईरान से लाइनअप बनाना चाह रहे हैं। और ईरान की यही कंडीशन है कि तो हमको रास्ता दो। वो पॉसिबल नहीं है। ये रशिया से कई मर्तबा बात कर चुके हैं इस मैटर को लेकर के कि हम ईरान से अच्छे रिलेशन बनाना चाहते हैं। और ईरान ने उनको भी मैसेज दे दिया, ठीक है हमको रास्ता दो। तो वो रास्ता दे नहीं रहे हैं जाने के लिए, क्योंकि उनको पता है उससे कितना नुकसान होगा इसराइल का। और अमेरिका हमसे नाराज हो जाएगा, सऊदी अरबिया हमसे नाराज हो जाएगा। तो मुमताज भाई, हम सिर्फ अगर गाजा और इसको छोड़ भी दें तो बहुत इस दुनिया में बहुत मारकाट हो रही है। बिना जंग के लोग मारे जा रहे हैं। जेनोसाइड जैसे हालात कई जगहों पे चल रहे हैं। अब इसको आप क्या कह सकते हैं? हम लोग सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि हर तरफ लोगों की जान और अमान की खैर हो। क्योंकि जो भी सत्ता में बैठा हुआ है उसको तो वो तो सेफ और सुरक्षित है, वो दूसरों को मरने के लिए छोड़ रहा है। हम बार बार आपको एक बात बोलते रहे कि जहां पर भी मैटर डिसबैलेंस है, आप ये समझ लीजिए पीछे अमेरिका है उसके। हर जंग के पीछे अमेरिका है। यूक्रेन को नहीं चढ़ाता अगर, तो आज यूक्रेन की जंग थोड़ी होती। जिस तरीके से खूबसूरत देश यूक्रेन तबाह हो गया है, वहां भी ये नियम है। वहां भी 60 साल से कम के लोग बाहर जा ही नहीं सकते, अलाउ नहीं है। यूक्रेन के बाहर 60 साल से कम के लोग जा ही नहीं सकते। तो इस तरह से लोग मर रहे हैं। रशिया में कितने लोग मरे, अब आप देखिए। हमारे 26 लोग वहां के आर्मी में हैं, राजस्थान के 26 लोग, उनको कर दिया आगे मरने के लिए। वो गए थे काम करने, किस काम पे लगा दिया उनको? आप देखिए उनको किस काम पे लगा दिया। अभी भी एग्रीमेंट हुआ है, मुआहदा हुआ है, 10 लाख युवा जाएंगे वहां रोजगार लेने के लिए। आज सोशल मीडिया पे एक मैसेज पढ़ रहे थे कि वहां पर रशिया जो यहाँ से गए हैं सफाई कर्मी के काम में, 1 लाख रुपए सैलरी मिल रही है। अब वो इंजीनियर है, वो इंजीनियर होकर के वहां पर स्वीपर का काम कर रहा है, सफाई कर्मी का काम कर रहा है। क्योंकि वो जानता है कि इंडिया में हम इंजीनियर होकर भी 12-15 हजार रुपए नहीं कमा सकते, बहुत ज्यादा जाएंगे 20-22 हजार जाएंगे। तो उसने ये क्वालिफिकेशन उसने इसलिए लिए कि उसकी इनकम बढ़े। लेकिन जब इनकम 15-20-25 हजार तक लिमिटेड है, तो फिर वो जा रहा है बेचारा स्वीपर के काम करने, वहां स्वीपर काम कर रहा है। आज आप 100 वैकेंसी निकालिए,
गारंटी से बोलते हैं आपसे 5 लाख फॉर्म आएंगे। अगर किसी को बेरोजगारी का पैरामीटर नापना है तो ऐसे नापे ना, 100 वैकेंसी निकालिए, हर स्टेट का करिए सही आप, 100 वैकेंसी निकालिए, फिर आप देखिए कितने लोग आ रहे हैं। तो मुमताज भाई, हालात पूरी दुनिया खराब है। ये जो घूम घूम के मार रहा है इधर उधर, ये भी परेशान है, इजराइल भी बहुत परेशान है। वो तो हर तरीके से टूटा हुआ है। ईरान का एक झटका नहीं झेल पाएगा वो। इसीलिए देखिए, कभी इतना घमंडी आदमी जो अपने सामने किसी को कुछ समझते नहीं थे, नेतन्याहू, आज आप देखिए कि उसके ये हालात हो गए हैं कि साइप्रस और ग्रीस जैसे देशों के साथ उसको समझौता करना पड़ रहा है। ग्रीस वो देश है जो यूरोपीय यूनियन के चंदे से चल रहा है। कुछ साल पहले तो ये देश टूटने का कगार पे था। तो इतना खाली मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना है, और दोनों ही साइप्रस और ग्रीस दोनों ही टर्किया के दुश्मन है। बिल्कुल। दोनों की टर्की तो से बातचीत नहीं होती है। जी, जी मुमताज भाई। बिल्कुल। तो मैं बहरहाल आखिर में चाहूंगा जनरल साहब से कि वो दुआ पे और ये अपना एक शेयर वाला रोल अदा करते हुए और इसको एंड कर देंगे, और फिर इंशाल्लाह कल हम बातचीत करेंगे। जी जनरल साहब, कंक्लूड कर दें अगर इसको। देखिए मुमताज भाई, मुझे सारे इंडिकेशंस ऐसे लगते हैं कि फिलहाल जंग अभी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जितने भी एडवर्सरीज हैं वो ज्यादातर जंग नहीं चाहते इस खित्ते के अंदर, एक्सेप्ट इजराइल। और इजराइल में भी ये नेतन्याहू के लिए पोस्चरिंग ज्यादा लगती है। और ये जो गजा के अंदर डील होने जा रही है सेकंड फेज की, जिसकी बातचीत चल रही है, वहां पे इजराइल की कोशिश ये है कि ये सारी चीजें करके अपने लिए मैक्सिमम पॉजिटिव चीज इस एग्रीमेंट से की जाए, अपने वो मकासद इस दूसरे फेज से हासिल किए जाएं जिन्हें वो जंग से हासिल नहीं कर पाए। ये उनकी इस तरह की पोस्चरिंग और ये कोशिश है। और जहां तक यूक्रेन की बात है, वो तो खुद बड़ी शिद्दत से यूक्रेन और रशिया की जंग चल रही है। लेकिन अब मुझे कि क्या ये जंग थर्ड वर्ल्ड वार की शक्ल लेगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आने वाले टाइम में ये दोनों एडवर्सरी भी बातचीत के टेबल पे आएंगे और किसी ना किसी फॉर्म में कोई ना कोई समझौता होगा। मुझे फिलहाल सारे इंडिकेटर्स इस चीज के दिखाई देते हैं, क्योंकि वहां भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि यूरोप में इस तरह की कोई चीज है कि वो डायरेक्टली रशिया के साथ जंग करने के हक में है। तो इन सारे फैक्टर से ये है कि देखिए, ये सिचुएशन अभी फ्लूइड है, ये आगे बढ़ेगी। लेकिन ऐसा है कि देखिए, ये फॉल्टरिंग पीस इसे हम कह सकते हैं। लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि जैसे गजा के अंदर हम सेकंड फेज के, जो सीज फायर का सेकंड फेज है, मोस्ट लाइकली उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, ऐसी मुझे कोशिश नजर आती है। और जहाँ ये बात आती है ना डिसर्मामेंट की, तो मैं हमास की तरफ से एक ये बयान उनके लीडरशिप का सुन रहा था। वो ये कह रहे थे हमारे पास तो कोई हथियार है ही नहीं, ना हमारे पास टैंक है, ना आर्टिलरी है, ना एयरफोर्स है, ना हमारी नेवी है, हम क्या हथियार डालेंगे? हमारे अंदर तो सिर्फ जज्बा है लड़ने का, हम अपना जज्बा थोड़ी खत्म कर देंगे। या वो स्मॉल आर्म्स हैं जिनसे हम मुकाबला कर रहे थे इसराइलियों का। तो एक जब ये नेगोशिएशन होगा डिसर्मामेंट की, उनका ये कहना हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम तुम्हें डिसarm कैसे करें? हमारे अंदर तो सिर्फ जज्बा है लड़ने का। और वो जज्बा अगर तुम कोई ऐसा काम करोगे, हमें मजबूर करोगे, हम फिर लड़ेंगे तुमसे। तो फिलहाल ये सिचुएशन है। और हमें यही उम्मीद है, यही हम दुआ करते हैं कि ये दोनों जंगे पीस की तरफ आगे जाएं, सीज फायर की तरफ आगे जाएं। और फिलहाल मुझे इसी के आसार दिखाई देते हैं। जी मुमताज। या जावेद इकबाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एडवोकेट राशिद रिजवी साहब, आपका और तमाम साथियों का शुक्रिया जो हमसे जुड़े हुए थे। कल फिर इंशाल्लाह हम बातचीत करेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे। तो हमें दीजिए इजाजत। देखते रहे एमएमसी न्यूज इंडिया। और मैं खास तौर से दोनों मेहमानों का, मेजर जनरल साहब का और
एडवोकेट राशिद रिजवी साहब का और तमाम अपने साथियों का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमसे जुड़े, तबरेज साहब हों, राजा सिंह साहब हों, अजहर साहब हों, नसीरुद्दीन साहब हों या और तमाम हमारे साथी जितने जुड़ते हैं, मैं सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह कल फिर हम इसी तरीके से मिलेंगे, बातचीत करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, शब